2019 में ही हम उनको हरा देते, क्योंकि 2018 में ये रिपोर्ट आ गया था कि पिछले 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। भारत के इतिहास में जो सबसे बड़ा राइट है ना, वो है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। आप इस राइट के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़ करेंगे। वहां पे एक बूथ पे 400 वोट कटा, 400 वोट मुसलमान का ही कटा। बिहार जो एक राज्य है, उसका प्रति व्यक्ति आया है 66,000 रुपया सालाना। मोदी मैजिक का क्या, नीतीश मैजिक, लाना थी इस तरह के मैजिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है और लगातार ये दावा कर रही है कि बिहार में मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है। राहुल गांधी बीते दिनों इसको लेकर पटना में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किए थे। हालांकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि मतदाताओं को सही तरीके से, जो सही मतदाता हैं उन्हीं को मतदान देने का अधिकार होगा, और अगर वोट कटते हैं तो दोनों के वोट कटेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता चंद्रभूषण जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, लगातार SIR को लेकर जो है वो विवाद फैला हुआ है। आपके गठबंधन के लोग और खासकर आपकी पार्टी कांग्रेस के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है। जी, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। इस पे काफ़ी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और मैं भी खुद कई डिबेट में जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया हूँ, इस मुद्दे को बार बार उठाया। सबसे पहले तो इन्होंने जो लाया, वो इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम 11 डॉक्यूमेंट्स लेंगे। उसमें उन्होंने आधार कार्ड को हटा दिया था, फिर राशन कार्ड को हटा दिया था। कहने का ये मतलब है कि जब आप ही बार बार कह रहे हैं, हर जगह आधार को आप ही जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आधार के बिना जो हम पैन अगर लिंक नहीं करेंगे तो बैंक काम नहीं करेंगे। जब खुद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हर चीज़ में आधार को इतना इंपॉर्टेंस देती है, फिर इस चीज़ में इसको इतना हटाया क्यों? जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है आधार को कंसिडर कीजिए और आप राशन कार्ड को कंसिडर कीजिए और वोटर ID को कंसिडर कीजिए। उसके बाद इन्होंने फिर आधार को लेना शुरू। दूसरा, जो BLO है उसको वहाँ का वीडियो बहुत ही, क्या हो रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, इलेक्शन कमीशन कलेक्टर को बोल रहा है, कलेक्टर SDM को बोल रहे हैं, SDM जो है वहाँ का वीडियो को बोल रहा है, वीडियो BLO को प्रेशर कर रहा है कि तुम जैसे भी हो तुम हमको ये टोटल करके दो। और जो आखिरी चीज़ जो इसमें सबसे बड़ा झूठ है, बीजेपी ये चीज़ कहती है कि 88% जगह जहाँ पे हम लोग ये SIR करवाए हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च जिसको बोलते हैं, हम रिवीजन जिसको बोल रहे हैं, वहाँ पे 2-2 फॉर्म दिए गए हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, मैंने खुद अपने गाँव के BLO को फ़ोन किया था, कहीं पे भी 2 फॉर्म किसी को नहीं दिया जा रहा है। कहीं पे कोई आधार कार्ड को मान रहा है, कहीं पे कोई आधार कार्ड को नहीं मान रहा। आप जानते हैं भारत के इतिहास में जो सबसे बड़ा राइट है ना, वो है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। आप इस राइट के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़ करेंगे, इससे बड़ा गलत काम बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। मतदाताओं का अगर अधिकार छीना जा रहा है तो ऐसा नहीं है, वोट तो दोनों के कटेंगे, बीजेपी के भी कटेंगे और बाकी गठबंधन के भी कटेंगे। आप लोग को इतना टेंशन क्यों हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। आपका एक इलाका है साउथ में, किशनगंज में एक इलाका है, चिमनी करके एक इलाका है। वहाँ पे एक बूथ पे 400 वोट कटा, 400 वोट मुसलमान का ही कटा। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आप मानते हैं मुसलमानों का सारा वोट जो है वो कांग्रेस को ही जाता है? माइनॉरिटी हमारे देश के हमारे ही अंग हैं। जितना हमारा हिंदुस्तान है उतना ही उनका हिंदुस्तान है, क्योंकि अगर हम सबको नागरिक मानते हैं तो आपको सबको सेम मानना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही बात है कि वो हमें बहुत खुल के वोट करते हैं, क्योंकि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हमने भारत को आज़ादी दिलाई 1947 में, और तब हमने तय किया कि हमारे देश में कोई भी नागरिक हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हम किसी को भी ना सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे कि जहाँ पे माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, उसको वो सेकेंड क्लास सिटीजन बनते, या हम आज का बांग्लादेश नहीं बनने देंगे जहाँ पे जो है माइनॉरिटी के साथ भेदभाव होता है। हम इंडिया हैं, हम चाहे वो बंदा किसी भी कास्ट का हो, धर्म का हो, इथनिसिटी का हो, हम सबको समान तरीके से ट्रीट करेंगे और उनको ग्रोथ करने का समान अवसर प्रदान करेंगे। अच्छा, आप लोग लगातार कह रहे हैं, आपके नेता राहुल गांधी जो है वो लगातार कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को खतरा पहुंचाया जाए। क्या वाकई संविधान खतरे में है, और है तो कैसे आप लोग इसका दावा करते हैं? आपने बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। लोकसभा के टाइम देखिए, बीजेपी का एक आदत है, ये बात एक बार प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते, अमित शाह कुछ नहीं बोलते, उनका छुट भैया नेता सब, कहीं का MLA, कहीं का ब्लॉक प्रेसिडेंट, कहीं का MP, ये बात शुरू करता है। और अगर वो सिगुफा ज्यादा लंबा फैल गया, रायता ज्यादा फैल गया, तब उसके बड़े नेता लोग ये बात बोलना शुरू करते हैं। ये बीजेपी का मोडस ऑपरेंडी है। ये लोकसभा चुनाव में जो मथुरा से जो जिन्होंने राम की एक्टिंग किया है, अरुण गोविल, उन्होंने भी कहा था कि हम संविधान चेंज करेंगे। इनके एक राजस्थान के नेता ने कहा था कि हमारी सरकार आ गई तो संविधान चेंज करेंगे। तो ये जगह जगह ये कह रहे थे। इनके टॉप के नेता तो अब की बार 400 पार कर रहे थे। वो 400 पार मांग ही क्यों रहे थे? इसीलिए मांग रहे थे कि हम संविधान में जो मनाएगा संशोधन कर देंगे। लेकिन भारत की जनता ने इनको पूरा नकार दिया
और 240 पे लाके इनको बैसाखी का सरकार चलाने पे हमने मजबूर किया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात या फिर सबसे अधिक संशोधन तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, बिल्कुल। तो क्या वो संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं था? उस समय संविधान खतरे में नहीं था सर? देखिए एक चीज आप देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सब पढ़ते हैं, हम लोग जी। जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या है, तो वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग डॉक्यूमेंट? जैसे जैसे वक्त बदलता है उसके अनुसार अगर हमको कोई संशोधन करना है हम उसमें करेंगे, क्योंकि 1947 का भारत अलग था, 2025 का भारत अलग है। 1947 में भारत में जो है टोटल 10 करोड़ आबादी, टोटल 30 करोड़ आबादी था, आज 140 करोड़ आबादी है। 1947 में भारत का एक अपना जीडीपी था, आज के टाइम हमारे देश का जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर, बहुत अंतर है पिछले 77 साल में। तो जैसे जैसे चेंजेज आएंगे, एक टाइम ऐसा लगा कि 21 साल के व्यक्ति को वोट करना चाहिए, राजीव जी आए बोले नहीं 18 साल का भी लड़का उतना मैच्योर है, वोट दे सकता है। तो संविधान में अगर कोई सही चेंज है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप आके किसी का राइट छीन लेंगे, किसी को सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे, आप कहेंगे कि हम रिजर्वेशन पे हमला करेंगे, ये काम हम लोग नहीं होने देंगे। जो है सो है, कोई सही चीज, जैसे जीएसटी लाया गया 101st अमेंडमेंट था, हमने कुछ मना किया, आज भी जीएसटी का कोई शिकायत नहीं करता। राहुल जी भी बार बार कहते, तो क्या कहते हैं, गलत इम्प्लीमेंटेशन है। जिस पे 18% लगना चाहिए उस पे आप 5% लगाते हैं, जिसपे 5% लगना है उस पे 18%। सत्ता पक्ष तो कहती है कि जो भी बिल हम लोग पास करते हैं जनता के हित के लिए करते हैं, और विपक्ष का काम है हंगामा करना। विपक्ष ऐसे ही फालतू की बातें करता है, हंगामा करता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष का विरोध करना, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बिल लाते हो, खासकर जो अभी जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनको बता दूं कि इनका टेंडेंसी जो है ना वो डिक्टेटरशिप ही है, बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। आप किसी भी मिनिस्टर का बयान सुनिए, आप कुछ भी सुनिए। हमारे यूपीए के टाइम में एक मंत्री का अपना एक ओहदा था, आज के टाइम ब्रिज बना वहाँ भी मोदी जी, रेलवे उद्घाटन वहाँ भी मोदी जी, रोड उद्घाटन वहाँ भी मोदी जी, कंप्यूटर पर, अरे यार फिर आप किसी, उस दिन आप देखिए कृषि का बात था, एग्रीकल्चर का बात था, और उसका जवाब देने कौन आया, अश्विनी वैष्णव। मैंने बात कृषि का है तो कृषि मंत्री को भेजिए, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर करने क्या रहा है, रेलवे का बात आएगा तो डिफेंस मिनिस्टर आएगा, डिफेंस का बात आएगा तो वहाँ पे होम मिनिस्टर। समझ में नहीं आता है, ये तभी होता जानते हैं जब आप किसी मंत्री का ना वैल्यू नहीं करते। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जनता को ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि मीडिया पे बहुत बड़े स्तर पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। मैं आपको बता दूं 98% ऑफ मिनिस्टर खुद से स्वतः कोई डिसीजन लेने पे नहीं ले सकते हैं। यानी पूरे गठबंधन में जो भी डिसीजन होता है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का ही होता है, आपके कहने के जी, मुताबिक? प्राइम मिनिस्टर मोदी का होता है, अमित शाह का होता है, जो पीएमओ के अधिकारी हैं वो मैसेज करते हैं मिनिस्ट्री को कि आपको ये काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आदमी नेता क्यों बनता है? आदमी नेता इसलिए बनता है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है, हम अपनी बात रख सकें। मान लीजिए अगर मैं किसी जिले का कलेक्टर होता तो मैं खुल के एक भी लाइन नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। हमने नेता बनना क्यों डिसाइड किया? क्योंकि हम जो भी बात जो हमको उचित लगे हम उसको बोलेंगे। आप किसी देश का मंत्रिमंडल इस तरीके से नहीं चला सकते हैं कि पीएमओ के अधिकारी निर्देश दें और फिर मंत्री उसके हिसाब से, फिर मंत्री आप का value क्या है? डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर इस तरीके के शासन चला रहे हैं या पूरे देश में इस तरीके की व्यवस्था है, तो आखिर 2014 से जनता उनको इतना मत क्यों दे रही है, क्यों सत्ता में बने हुए हैं? देखिए 2014 में तो चुनाव जीत गए, कांग्रेस को डिफेम करके वो जीत गए चुनाव, ठीक है 2014 मानते हैं। 2019 में ही हम उनको हरा देते, क्योंकि 2018 में ये रिपोर्ट आ गया था कि पिछले 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी जिसको बोलते हैं, जब उसने ये पास किया कि पिछले 45 साल में 8% बेरोजगारी सबसे अधिक है, आप जानती हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को पास नहीं करने दिया। फिर उसके 2 सीनियर आईएएस अधिकारियों ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था मॉस्पी से। 2019 तो ये बालाकोट के नाम पे जीत गए, लेकिन 2024 आते आते इन्होंने पूरी तरीके से मीडिया को अपने कंट्रोल में लिया। और आप देखिए, आप बोलने क्या छोड़िए, 5:1, 4:1, 4 एक राजनीतिक विश्लेषक, एक आरएसएस प्रवक्ता, एक कांग्रेस प्रवक्ता, 4 वहाँ एक खुद एंकर, एक हमारे कांग्रेस का 2 मिनट टाइम, उसको 20 मिनट का बचता है। कहने और अब तो क्या है कि अब हमसे नहीं जीत पाएंगे, अब हमने हर चीज़ पे खुद अब हमने कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन जो चीज़ जनता को पता होना चाहिए वो चीज़ जनता को पता होना चाहिए कि चीज़ें हालत बहुत ख़राब है। और मैं इसमें एक लाइन ऐड कर देना चाहता हूँ, आपने एसआईआर का बात किया था, जो स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च जो रिवीजन है। देखिए महाराष्ट्र के चुनाव के टाइम हम लोग को इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा था, हम लोग को लग रहा था कि ये लोग जनरली वोट रिवीजन करना सब कुछ। बाद में पता लगा कि शिरडी में एक घर में 8000 वोट है, वर्ली में एक घर में 3200 वोट है। पता है एक घर में 8 आदमी रहता है कि 8000 आदमी रहता है? तब पता लगा कि नहीं, जहाँ जहाँ भी बीजेपी कमजोर थी वहाँ 88 सीटों पे एक्स्ट्रा वोट ऐड किए गए। देवेंद्र फडणवीस के यहाँ 28,000 एक्स्ट्रा वोट ऐड किए गए। आप बताइए 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव,
में कितने दिन का अंतर है? 6 महीना का। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6,000 बच्चा, 28,000 बच्चा 6 महीना में 18 साल से ऊपर हो जाएगा। मन आबादी इस तेजी से रफ्तार से बढ़ रहा है क्या? तो कहने का ये मतलब है इलेक्शन कमीशन लिटरली गलत कर रहा है और इस तरीके का फर्जीवाड़ा हम होने नहीं देंगे। जब जब चुनाव आता है इलेक्शन कमीशन पे कभी ईवीएम पे सवाल उठाए जाते हैं, कभी डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए जाते हैं, क्या ये सही है सर? मैडम देखिए, ईवीएम के बारे में हम आपको कहते हैं, ईवीएम क्या टेक्नोलॉजी, ईवीएम इज साइंटिफिक थिंग और हमको बिल्कुल उस पर हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए। वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े कंट्री में बैलेट बॉक्स में चुनाव होता है, अमेरिका में बैलेट बॉक्स में चुनाव होता है, ब्रिटेन में बैलेट बॉक्स में चुनाव होता है, फ्रांस में बैलेट बॉक्स में चुनाव होता है। जब इतनी ताकतवर चीजें, जब ताकतवर लोग जब बैलेट से चुनाव करता है, ईवीएम में टेक्नोलॉजी है। और हम जानते हैं कि एक बार यूपी के चुनाव में ऐसा हुआ था कि ईवीएम खराब हो गया था, कोई भी बटन आप डालती सारा वोट बीजेपी को ही जा रहा था। तो जब इस हिसाब से होने लगेगा किसको शक नहीं होगा। और जो भी टेक्नोलॉजी मशीनरी है ना, दुनिया को छोड़िए, दुनिया में एक बड़े फेमस व्यापारी है एलन मस्क, जिनका ट्विटर है, जिनका टेस्ला, उन्होंने खुद कहा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो जब इतना बड़ा कॉर्पोरेट एंटिटी इतनी बड़ी बात कर रहा है, मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं, तेलंगाना में ईवीएम क्यों नहीं हैक हुआ? मैम देखिए, हम 2024 का चुनाव लोकसभा हम लोग ईवीएम से लड़े, 100 सीट लाए ना हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? हम बस मैम ये कहना चाह रहे हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक साइंटिफिक थिंग है, उस पर बार बार सवाल उठना ही चाहिए जब तक कि हम फुल्ली कंफर्म नहीं हो जाएं कि ये हैक नहीं हो सकता है। क्योंकि मैम ईवीएम से ना एक चुनाव होता है, एक चुनाव से एक सरकार बनता है, एक सरकार पूरे राज्य का भविष्य तय करती है। अच्छा, बिहार में कांग्रेस की इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? चुनाव है और राहुल गांधी काफी एक्टिव हैं बिहार को लेकर। यस मैडम, हम लोग बिल्कुल एक्टिव हैं और हम सरकार बनाएंगे। एक आदमी नीतीश कुमार पिछले 20 साल से चीफ मिनिस्टर है, कुछ दिनों को छोड़ के, हम उनको हर हाल में हटाएंगे, हर हाल में। मोदी मैजिक चलता है बिहार में, पता नहीं है आपको? मैडम कोई नरेंद्र मोदी मैजिक नहीं चलता। वो आदमी है गुजरात के, चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से, तो उनका मोदी मैजिक यहाँ चलता है ना। 14 में, फिर 19 में, फिर 24 में भी देखने को मिला। देखिए मैम, अभी तक जो पिछला चुनाव हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं करंट सिचुएशन पे बात करना चाहता हूँ। मैं जिस बिहार को देख रहा हूँ, मैं जिस बिहार में जिस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं एक चीज जानता हूँ। अभी आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्या मैजिक मोदी का? अभी 19 जुलाई को हमने महारोजगार मेला कराया, मैं खुद वहां पे टाटा ग्रुप और ब्रिटानिया ग्रुप के साथ था। हजारों की संख्या में बच्चे आए, हजारों की संख्या में। हमने 6800 बच्चे को जॉब लेटर ऑफर किया और मुझे वहां पता लगा कि बिहार में बेरोजगारी एक भीषण स्तर पे है। शाम 4 बजे बाद का लड़का लड़कियां आके समूह से कह रही थी, सर कहीं नौकरी लगवा दो, सर किसी को फोन कर दो, किसी कंपनी के स्टाफ, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजिंग मेंबर थे तो सारे कंपनी वाले से मैं ही डील कर रहा था। ये स्थिति है। लास्ट में मैंने एक लड़की से पूछा जो नवादा से आई थी, बोली मेरे सामने रोने लगे, बोली सर हम 2 बजे से भूखे हैं, सुबह 4 बजे चले हैं। तब मैंने फिर टाटा ग्रुप से कहा कि आप उसको ऑफर लेटर दे दीजिए। इस तरह का अगर आप राज्य का बुरा स्थिति बना देंगे जहाँ लोग 10,000 12,000 की नौकरी, क्या मोदी मैजिक का, क्या नीतीश मैजिक, लाना थी इस तरह का मैजिक। अच्छा, लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 25 से 30 में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको भारत के नौकरी के बारे में आपको बता, मैं चूंकि अर्थशास्त्री हूँ, मैं इसलिए आपको बता दूं। ये सभी युवाओं को और सब लोग को पता होना चाहिए। भारत में जो टोटल जॉब है ना, हर साल लगभग 70 लाख बच्चे BA, BCom, BTech करके, डिग्री करके मार्केट में आते हैं और 50 लाख वैसे बच्चे हैं जो 10th 12th ये सब करके ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वैसे ही पूरे भारत में 1 करोड़ 20 लाख नौकरी चाहिए, जिसमें 70 लाख स्टैंडर्ड जॉब चाहिए। पूरे इंडिया में जब बहुत फेमस इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर अरुण सर ने कहा कि जब पूरे इंडिया में 20 लाख नौकरी जनरेट होता है तो नीतीश कुमार कहाँ से 1 साल में खाली बिहार में 20 लाख नौकरी जनरेट कर देंगे? और अगर वो बिहार में जनरेट करने का क्षमता था, वो पिछले 20 साल में क्यों नहीं किए? ये आलम बना दिया है बिहार में बेरोजगारी का कि लोग 12,000, 14,000, 16,000 के लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पुणे, बॉम्बे, ऐसा कौन जगह नहीं है जहाँ आपको बिहारी मिले। कोई बंदा अगर वहाँ 5 लाख का नौकरी महीने के लिए जाता समझ में आता, लेकिन आप देखिए ठेला चलाने वाला, अंडा रोल बेचने वाला, हर जगह आपको बिहारी है। 10,000, 12,000। और अगर आप कोई बंदा 20,000 महीने में कमाता है, वो अपने फैमिली को किस स्थिति में रखेगा? वो अपने फैमिली, और आपने चूंकि बिहार का बात बोला, मैं आखिरी बोल बिहार जो एक राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आया है 66,000 रुपया सालाना, मतलब महीने का 5,000। पटना जो कि बिहार की राजधानी है जिसमें हमारा आप बैठे हैं, उसका प्रति व्यक्ति आया है 1,20,000 रुपया सालाना। और मैं आपको बिहार का 1-2 जिला का नाम बता दूं, सीतामढ़ी का 22,000 रुपया सालाना और शिवहर का 19,000 रुपया सालाना। जब आप साल में 19,000 कमाते हैं तो महीने का आप 2,000 से कम कमाते हैं। जब आप 2,000 से कम कमाते हैं, आप किस स्टैंडर्ड का लाइफ जिएंगे, कैसे? तो इनको 20 साल का मौका दिया गया, इन्होंने पूरे बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इनको हराएगी और हम सरकार बनाएंगे और हम बिहार में फैक्ट्री लाएंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, लोगों को नौकरी देंगे
और फिर नया बिहार तो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि कोई भी आता है नया बिहार नया भारत कहता है, लेकिन ऐसा बिहार बनाएंगे जहाँ पे लोगों के पास पैसा होगा, जहाँ पे लोग अपने मर्जी से शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए, बिहार में जिस तरीके से मतदाता गहन पुनरीक्षण हो रहा था उसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही किस तरीके से बिहार में बेरोजगारी का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग जो है वो परेशान हैं। तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रोजगार दिया जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात करें तो वहीं बीते दिनों कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाया था और दावा है कि अगर इस बार सरकार बनाते हैं तो काफी अधिक संख्या में लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नया बिहार बनाया जाएगा। इसके साथ ही कुछ और भी बातें जो हम कर रहे थे इस वीडियो में आप सुन रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।